वेलकम टू ऑल द इंजीनियर्स। लास्ट क्लास में हम लोग बल्क कॉइल सर्किट ब्रेकर पढ़े और उसका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये है कि उसमें वायर काफ़ी मात्रा में चाहिए, ट्रांसफॉर्मर वायर। जैसा कि हम बताए भी थे आपको कि लगभग अगर 110 किलो वोल्ट के लिए अगर आप उसको यूज़ करते हैं तो आपको लगभग 10,000 kg या लीटर कह लीजिए वायर चाहिए, और अगर 220 किलो वोल्ट के लिए यूज करते हैं तो वो अप्रोक्सीमेटली 50,000 के करीब चला जाता है। एक्चुअली होता क्या है कि जब फिक्स्ड कांटेक्ट और मूविंग कांटेक्ट सेपरेट होते हैं, आर्क बनता है, तो उनके सरफेसेस पर कार्बन धीरे धीरे जमा होने लगता है। हम लोग भी देखते हैं कि अपने भी घर में कंटिन्यूस वायर अगर नंगा तार है जाता है तो उस पर कार्बन जमता है, तो उसको साफ करना ये सब इंपॉर्टेंट वर्क है, मेंटेनेंस जिसको कहते हैं। तो अब बल्क वायर में ये काम कैसे होगा? तो उसके लिए तो भाई एक ही उपाय है कि पूरे तेल को बाहर निकालिए और फिर इसको मेंटेनेंस कीजिए और फिर वापस डालिए। तो ये एक बहुत आप कह सकते हैं एक टाइम टेकिंग भी है और कॉस्टली भी है। तो फिर लोगों ने सोचा कि इसका कारण क्या है। तो फिर जैसा मैंने आपको लास्ट क्लास के एंड में बताया भी था कि जो वायल हम यूज कर रहे हैं बल्क वायल में, उसका मात्र 10% पार्ट ही आर्क क्वेंचिंग के लिए यूज हो रहा है। बाकी का जो पूरा का पूरा है वो एज एन इंसुलेशन यूज हो रहा है बिटवीन लाइफ पार्ट्स एंड टैंक। टैंक अर्थ है, टैंक में करंट ना आए उसके लिए लाइफ पार्ट और टैंक के बीच में वायल है एज एन इंसुलेशन। तो जब हमारे पास पोर्सिलीन इतना अच्छा इंसुलेटर है तो क्यों ना हम इंसुलेशन के रूप में पोर्सिलीन को यूज करें और वायल का काम सिर्फ रखें क्वेंचिंग का, आर्क क्वेंचिंग का, है कि नहीं। एक और प्रॉब्लम जो वायल में होता है वो है कार्बोनाइजेशन, है ना। जब केमिकल रिएक्शंस होता है, वायल जब हॉट होता है तो वो कार्बन पार्टिकल्स में फॉर्म करता है, और हमने ये भी देखा था कि कार्बन पार्टिकल्स जब वायल में मिक्स होते हैं तो वो उसके डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को कम करते हैं, है ना। तो वो भी एक डिमेरिट है, तो उसको भी देखना है। तो इन सब चीजों को ओवरकम करने के लिए एक नया डिजाइन किया गया सर्किट ब्रेकर, मिनिमम वायल सर्किट ब्रेकर, MOCB, विच इज बिफोर यू, मिनिमम वायल सर्किट ब्रेकर। ठीक है, ये इसका पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन है और मेन इसका जो कॉज है वो आप जानते हैं, और मेनली इस टॉपिक में हमको इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग ही समझना है। देखिए, आपको जो बाहर से दिखाई देगा वो सिर्फ दिखाई देगा ये जो बाहर से आप देख रहे हैं ना, ट्रायंगल टाइप का, ये बूसिंग इंसुलेटर पोर्सिलीन, है ना। आपको बाहर से ये ब्राउन ब्राउन दिखाई देगा बस, और नीचे में आपको ये ऑपरेटिंग डिब्बा टाइप का मैकेनिज्म, ये ऑपरेटिंग दिखाई देगा, ये हैंडल दिखाई देगा बस। ठीक है, बाकी जो इंटरनल चीजें हैं वो इसमें हम आपको दिखाने का प्रयास किए हैं। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, इसमें दो चेंबर है ना। एक है ऊपर वाला जो चेंबर है यहां से यहां तक का, वो है करंट इंटरप्शन चेंबर। इस चेंबर में ही आर्क बनेगा, आर्क क्वेंच होगा, और जितने भी उससे रिलेटेड चीजें हैं वो सारी कुछ इस ऊपर वाले चेंबर में, यहां से ऊपर वाले में। और नीचे वाला जो चेंबर है वो है सपोर्टिंग चेंबर। उसका काम सिर्फ मूविंग कॉन्टेक्ट को मूव करना और ये सब चीजें। तो पहले बात करते हैं ऊपर वाले चेंबर की, करंट इंटरप्शन चेंबर। करंट इंटरप्शन चेंबर में जो ऊपर वाला ये देख रहे हैं आप, ये है टॉप चेंबर कहते हैं इसको। यहां पर एक गैस वेंट है। गैस वेंट मतलब जस्ट लाइक अ सेफ्टी वाल्व ऑफ योर कुकर। जो सेफ्टी वाल्व होता है या जो सीटी होती है, जब अंदर में गैस का प्रेशर बढ़ जाता है तो वो खुद ऊपर आकर के गैस को बाहर निकालता है ना, उसी तरह से जैसा हम लोगों ने BOCB में देखा था कि ऊपर में एक एयर कुशन छोड़ते हैं। आप इसको यहां पर लिख सकते हैं, एयर कुशन, है ना, एयर कुशन। तो
तो ये फिगर जो है, इस फिगर को आप बना लेंगे, नोट्स में आपको हो सकता है ये फिगर ना जाए तो आप इस फिगर को बना लेंगे, ठीक है, बाद में बनाइएगा। तो एयर कुशन, ये ऊपर वाला जो पार्ट है वो उसको एयर कुशन कहते हैं। यहाँ पे आपको हाइड्रोजन गैस जो भी यहाँ बनता है वो यहाँ पे जमा होता है, और जब उसका प्रेशर काफी ज्यादा हो जाता है तो फिर ये गैस वेंट से खुद वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। यहाँ पर ब्रीदर है। ब्रीदर, अगर आप ट्रांसफॉर्मर पढ़े होंगे तो आपको ब्रीदर के बारे में कुछ कुछ पता होगा कि ब्रीदर एक्चुअली क्या है कि ये वायल का जो लेवल है, वायल हीट होता है तो एक्सपैंड करता है, कूल होता है तो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, हीट होता है तो फैलता है, ठंडा होता है तो सिकुड़ता है। तो जब फैलेगा तो इस एयर कुशन के अंदर के गैस को रिलीज करेगा ब्रीदर के थ्रू, ठीक है। और जब ये नीचे आएगा, वायल का लेवल जब ठंडा होने पे नीचे आएगा तो ब्रीदर से बाहर का एयर इन आएगा, अंदर जब ठंडा होगा ये नीचे आएगा लेवल, तो इस स्पेस को भरने के लिए कौन आएगा, बाहर से एयर आएगा। तो एयर अपने साथ मॉइस्चर ना लाए, है ना, एयर तो आए लेकिन अपने साथ मॉइस्चर नहीं लाए, इसलिए ये ब्रीदर लगा हुआ है। इसमें सिलिका जेल होगा जो कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा और वहां से एयर आएगा अंदर, ठीक है। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं, जो भी मैंने रेड दिखाया है ना, जो भी रेड से बनाए हैं वो करंट कैरिंग पार्ट है ना, उससे करंट फ्लो करेगा। जैसे ये है आपका इनकमिंग टर्मिनल, यहां से करंट इन करेगा। उसके बाद ये है आपका फिक्स्ड कांटेक्ट, इसमें जो आपका अपर चेंबर है, करंट इंटरप्शन चेंबर है, इसमें दो फिक्स्ड कांटेक्ट होते हैं। एक आप यहां देख रहे हैं और एक आप ये जो बीच वाला है ये मूविंग चेंबर है, और इसके बगल में जो ये दोनों है ये फिक्स्ड चेंबर है, सॉरी फिक्स्ड कांटेक्ट है, और ये बीच वाला मूविंग कांटेक्ट है। तो इसमें दो फिक्स्ड कांटेक्ट होते हैं, एक अपर एक लोअर, ठीक है। तो हम अपर से स्टार्ट कर रहे हैं। ये इनकमिंग टर्मिनल आया और ये कनेक्टेड है इस फिक्स्ड कांटेक्ट से, और ये फिक्स्ड कांटेक्ट फिर नीचे कुछ इस तरह का है, ठीक। अब देखिए आप ये एक जो देख रहे हैं जिसको मैंने नाम दिया है ग्लास फाइबर इनक्लोजर, ये जो देख रहे हैं ग्लास फाइबर इनक्लोजर, ये वाला पार्ट, ये एक सिलिंड्रिकल टाइप का है, क्योंकि ये पूरा चीज ही सिलिंड्रिकल है ना, ये पूरा चीज ही क्या है, सिलिंड्रिकल है। तो उसके अंदर में, सिलेंडर के अंदर में ये एक सिलेंडर है, और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये जो ग्लास फाइबर इनक्लोजर है, जो भी आप डॉट 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 ये सब देख रहे हैं ना, ये सब वायल है, सारा का सारा वायल है, ठीक है। अब देखिए कि ये जो ग्लास फाइबर इनक्लोजर है इसके अंदर भी वायल है, ट्रांसफॉर्मर वायल, लेकिन जो अंदर का वायल है वो बाहर नहीं जा सकता है, क्योंकि ये इसके अंदर इनक्लोज्ड है, ठीक है ना, ये इसके अंदर इनक्लोज्ड है इसके अंदर, तो जो अंदर का वायल है वो बाहर नहीं जा सकता है। जो अंदर का वायल है वो आपको आर्क क्वेंचिंग में यूज होता है, और जो बाहर का वायल है ये वाला, ये इंसुलेशन का काम है, ये इंसुलेशन का काम करता है। जैसे देखिए ये लाइट पार्ट है ना, और यहां पे आपका इंसुलेटर है, तो इनके और इनके बीच में ये जो है आपका इसके और बाहर के बीच में ये वायल क्या काम कर रहा है, इंसुलेशन का ही काम कर रहा है एक तरह से, ठीक है। और जो अंदर इस ग्लास फाइबर इनक्लोजर के अंदर का जो वायल है, दिस इज एक्टिंग एज अ आर्क क्वेंचिंग मीडियम। कैसे हम लोग देखेंगे, ठीक है। और ये मिक्स नहीं होता है, ठीक है। ये और ये ग्लास फाइबर इनक्लोजर के अंदर का जो वायल है वो, और बाहर का जो वायल है वो मिक्स नहीं होता है। मतलब जो अंदर का वायल है वो बाहर नहीं जा सकता है, बाहर वाला अंदर आता है, कैसे हम लोग देखेंगे, बट अंदर का जो वायल है वो बाहर नहीं जा सकता है। इससे फायदा क्या है कि देखिए कार्बनाइजेशन जो होता है उसमें क्या होता है कि वायल जब डिकम्पोज होता है तो गैस में तो कन्वर्ट होता ही है, कार्बन पार्टिकल्स में भी कन्वर्ट होता है। वो कार्बन पार्टिकल्स वायल के साथ मिलकर के उसके डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को कम करते हैं, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा कि हमने जिस वायल का काम है इंसुलेशन का उसको अलग कर दिया है, सेपरेट कर दिया है बाहर, और जिसका काम है आर्क क्वेंचिंग का उसको सेपरेट कर दिया है अंदर। तो अंदर वाला जो वायल है
उसी वायल का डिकम्पोजिशन होगा, वही कार्बन में कन्वर्ट होगा और उसी का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कमेगा। ठीक है, बाहर वाले वायल का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के कमने का चांस बहुत कम है या ना के बराबर है, और बाहर वाला वायल ही मेनली इंसुलेशन में काम कर रहा है। ऐसे तो पोरोसिलिन लगा दी है ना, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि बाहर वाला वायल भी इंसुलेशन काम कर रहा है, लेकिन ये वायल, बाहर वाला जो वायल है, इसके फ्रीक्वेंट रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसको बार बार हमको बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये तो कार्बोनाइज हो ही नहीं रहा है ना, बाहर वाला कार्बोनाइज हो नहीं रहा है। अंदर वाला जो हो रहा है आर्क क्वेंचिंग के लिए जो मेनली जो अंदर ग्लास फाइबर इंक्लोजर के अंदर वाला जो वायल है उसमें कार्बोनाइजेशन हो रहा है, उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कमेगा। हमको सिर्फ अंदर वाले वायल का ही रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? अच्छा, नीचे जो वायल है, सपोर्टिंग चेंबर का जो वायल, देखिए ये ऊपर वाला चेंबर और नीचे वाला चेंबर भी सेपरेटेड है। ऊपर का वायल नीचे नहीं आ सकता, नीचे का वायल ऊपर नहीं जा सकता। ठीक है, दोनों अलग है। यहाँ नीचे में जो आप वायल देख रहे हैं, इसका भी मेन पर्पस वही है, इंसुलेशन का ही है ना। इंसुलेशन और लुब्रिकेशन दोनों का काम कर रहा है, क्योंकि ये भी मेटल पार्ट्स हैं, तो किसी में कोई करंट आ जाए, बाहर ना आए, तो यहाँ भी इंसुलेशन है, यहाँ अंदर में भी, सॉरी यहाँ भी वायल है, यहाँ अंदर में भी पूरा का पूरा वायल है। अब देखिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक और चीज जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है वो है ये टर्ब्यूलर, है ना, जो आपको कुछ कुछ पॉट के जैसा दिख रहा है, जो हम लोगों ने बीओसीबी में देखा था, प्लेन एक्सप्लोजन पॉट। तो ये कुछ कुछ पॉट के जैसा आपको दिख रहा है, लेकिन इस टर्ब्यूलर को समझने से पहले हम लोग देख लेते हैं नॉर्मल कंडीशन में करंट कैसे कंडक्ट करेगा। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, जैसे आप पैनल से क्लोज का ऑपरेशन देते हैं, क्लोज का कमांड देते हैं, ये जो हैंडल है ये इसको ऊपर की तरफ मूव करता है। ये हैंडल मतलब इसको नीचे करेंगे तो ये ऊपर उठेगा, है ना, मैनुअल भी करेंगे नीचे करेंगे तो ये ऊपर उठेगा, और ऊपर उठ करके ये इस मूविंग कॉन्टेक्ट को ऊपर इससे सटा देगा, फिक्स्ड कॉन्टेक्ट से। ठीक है, करंट कैसे फ्लो करेगा, टर्मिनल 1 से आएगा फिक्स्ड में, फिक्स जाएगा मूविंग में, मूविंग से जाएगा बगल वाले फिक्स्ड में, और वहां से इधर निकल जाएगा, काम खत्म। ठीक है, समझ में आया? यहां से इसमें फिक्स में ये नीचे रहेगा, तो ये नीचे तो मतलब ये पूरा सिस्टम ऊपर, ये ऊपर मतलब इससे इसमें करंट आएगा, इससे इसमें जाएगा फिक्स्ड में, और यहां से फिक्स से टर्मिनल से निकल जाएगा। ठीक है, अब जब फॉल्ट होगा, और जैसे ही फॉल्ट होगा रिले ऑपरेट होगा, और ये जो ऑपरेटिंग हैंडल है इसको स्प्रिंग मैकेनिज्म से ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ खींच देगा। ये ऊपर आएगा तो मूविंग कॉन्टेक्ट नीचे आएगा। जैसे ही मूविंग कॉन्टेक्ट नीचे आएगा तब क्या होगा, जैसे ही मूविंग कॉन्टेक्ट नीचे आएगा तो यहां पर एक आर्क बनेगा। देखिए जैसे ही ये इसके जस्ट कांटेक्ट में है, और ये अभी यहां है और जस्ट कांटेक्ट ब्रेक हुआ है, यहां पे आर्क बनना चालू हुआ है। ठीक है, अब देखिए इस टर्ब्यूलर का काम, ये जो टर्ब्यूलर है जो कि जनरली किसका बना हुआ है, वाइल इम्प्रेग्नेटेड, इम्प्रेग्नेट मतलब भींगा हुआ, है ना, वाइल इम्प्रेग्नेटेड वल्कनाइज्ड फाइबर प्लेट्स। फाइबर प्लेट्स हैं, वल्कनाइज्ड फाइबर प्लेट्स हैं जो कि वाइल से भीगे हुए हैं। देखिए हम आपको इसका जो मेन बात है वो समझाते हैं। इस पूरे का मतलब हुआ कि ये जो है ना, ये जो आप देख रहे हैं पॉट, ये पोरस मटेरियल का बना हुआ है। पोरस मटेरियल ऐसा कि जब इसके अंदर अगर गैस का प्रेशर बढ़ गया, है ना, एक्चुअली इसमें दो टाइप का है। जो देखिए मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि इसके अंदर जब गैस का प्रेशर अगर बढ़ेगा तो गैस इससे स्पॉन्ज टाइप का है, गैस इससे बाहर निकल सकता है। बात समझ आ रही है? इसके अंदर अगर गैस का प्रेशर बढ़ेगा तो उस बढ़े हुए प्रेशर के कारण गैस बाहर निकल सकता है। अब बाहर निकलेगा तो ये बाहर दो तरह से निकल सकता है, एक एक्सियली और एक रेडियली। समझिए चीजों को। हमने ये कहा कि जो टर्ब्यूलर है, टर्ब्यूलर ये पोरस मटेरियल है,
मतलब स्पॉन्जी टाइप का है। यहाँ बीच में जब गैस का प्रेशर बढ़ेगा तो वो गैस बाहर इससे निकल सकता है, ठीक है। गैस ये छिद्र टाइप का है, ठीक है, गैस बाहर निकल सकता है। गैस दो तरह से बाहर निकल सकता है, एक रेडियली, एक एक्सियली। एक्सियली रेडियली हम आपको समझा रहे हैं। रेडियली का मतलब हुआ ऐसे, इधर 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 इधर, इस तरह से, ठीक है, साइड बाय साइड। और एक्सियली का मतलब हुआ ऊपर ऊपर नीचे, इस तरह से। एक्सियली मतलब ऊपर, इस तरह से। अब समझिए बात, देखिए होता क्या है। और एक और चीज होता है कि जब प्रेशर, गैस का प्रेशर जब कम रहेगा, समझिएगा, गैस का प्रेशर जब कम रहेगा तो ये एक्सियली गैसेस निकलेंगे बाहर, मतलब निकल सकता है दोनों तरफ, इधर से भी इधर से भी। लेकिन वेंट कहते हैं ना, VENT, वेंट। वेंट मतलब होता है जहां से निकलेगा गैस। तो जो एक्सियल जो वेंट्स हैं, जो आप ऊपर में देख रहे हैं, ये वीक होते हैं, कमजोर होते हैं। मतलब थोड़ा सा भी प्रेशर बढ़ेगा, ये एक्सियल वेंट्स खुल जाएंगे। मतलब यहां से थोड़ा सा भी प्रेशर होगा, गैस यहां से निकल जाएगा, यहां से नहीं निकलेगा। रेडियली तभी निकलेगा जब प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, मतलब हाई करंट के केस में। देखिए ये भी एक पॉइंट है ना, हम लोग देख रहे थे BOCB में कि हाई करंट के लिए जो आपका प्लेन एक्सप्लोजन पॉट है वो नहीं यूज कर सकते हैं, उसके लिए क्रॉस जेट यूज करना पड़ेगा। और क्रॉस जेट में मीडियम का नहीं कर सकते हैं, तो फिर एक बना था सेल्फ कंपेंसेटेड, है ना। तो ये जो आपका MOCB है, ये हर टाइप के फॉल्ट के लिए है, हर टाइप के फॉल्ट करंट के लिए, मीडियम हो, हाई हो, कोई भी हो, ये चलेगा। तो उसी के लिए यहाँ पर दो तरह से गैस को निकालने की व्यवस्था की गई है। अगर गैस का प्रेशर कम है, गैस का प्रेशर कब कम रहेगा? जब मीडियम करंट होगा। जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा हीट, उतना ज्यादा ऑयल का डिकम्पोजिशन और उतना ही ज्यादा गैस का प्रेशर। तो जब मीडियम करंट होगा तो गैस का प्रेशर कम होगा, तो ये जो एक्सियल वेंट है इससे गैस निकलेगा। जब हाई करंट होगा, फॉल्ट करंट लार्ज होगा, तो गैस का प्रेशर ज्यादा होगा, तब एक्सियल से भी निकलेगा और रेडियली भी गैस निकलेगा, ताकि ब्रस्ट ना हो। देखे थे ना कि लार्ज पे हो सकता है कि ये पॉट ब्रस्ट कर जाए, तो ब्रस्ट ना हो उसके लिए यहां से जब प्रेशर हाई होगा तो रेडियली गैसेस बाहर निकलेंगे। अब एक एक करके समझते हैं कि जब लो फॉल्ट करंट है तब कैसे आर्क इंटरप्ट होगा, और जब हाई फॉल्ट करंट है तब कैसे आर्क इंटरप्ट होगा। देखिए जब लो करंट होगा तो जैसे ही ये मूविंग कॉन्टैक्ट नीचे आएगा, यहां पे जैसे ही आर्क बनेगा और गैस का आर्क बनेगा, उस आर्क के हीट के कारण वायल डिकम्पोज होकर के गैस में बदलेगा, और उस गैस के प्रेशर से जो एक्सियल वेंट है ये खुल जाएंगे। एक चीज तो पक्का होगा कि जैसे ही ये आर्क यहां बनेगा, चारों तरफ गैस इसको घेर लेगा, क्योंकि 1000, आपको पता ही 1000 टाइम्स वॉल्यूम गैस क्रिएट होगा, हाइड्रोजन। तो ये इसको चारों तरफ घेर लेगा और इसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता रहेगा, है कि नहीं। और उसके साथ साथ क्या होगा कि चूंकि प्रेशर बढ़ेगा गैस का, इसलिए रेडियली तो नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं है, मीडियम करंट है, बट एक्सियली गैसेस बाहर निकलेंगे। और जब गैसेस बाहर निकलेंगे तो ये जो बाहर का जो वायल है वो इन करेगा इसमें, है ना। तो देखिए ये जो आपका मूविंग कॉन्टैक्ट है, ये पूरी तरह से यहां से नीचे नहीं निकला है। यहां से नीचे निकलेगा तब ना यहां का वायल जाएगा इसमें। जब तक ये यहां से इसके बीच में ट्रेवल कर रहा है तब तक में गैसेस बना, इस एक्सियल वेंट से निकला, और जिस रास्ते से गैस निकला उसी रास्ते से ये वायल अंदर आता है इसमें। अब आप कहेंगे सर नॉर्मल कंडीशन में ये वायल अंदर क्यों नहीं आता है? क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में ये वेंट्स खुलेंगे ही नहीं। ये तभी खुलेंगे जब इसके अंदर गैस का प्रेशर बनेगा। तो जब गैस का प्रेशर बनेगा तो एक्सियल वेंट्स खुलेंगे, यहां से गैस बाहर निकलेगा, और बाहर से जो वायल है जिसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अच्छा है
वो डैमेज नहीं हो रहा है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उसका, है ना, वो आएगा अंदर, ठीक है, अंदर आएगा। और जब ये गैसेस, जब ये आर्क आपका क्वेंच हो जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूअसली एनर्जी तो आर्क का एब्जॉर्ब कर ही रहा है, गैसेस बन रहा है और बाहर भी निकल रहा है। जब ये करंट 0 पर, जब ये आर्क खत्म हो जाएगा, तब तक में ये भी नीचे आ जाएगा, यहां से भी वायल जाएगा, मतलब तो बीच में जो वायल यहां पर आ जाएगा वो अब आर्क को रीस्ट्राइक होने नहीं देगा, क्योंकि अंदर का जो वायल है कार्बोनाइज, देखिए नॉर्मल कंडीशन में इसमें वायल ही रहता है अंदर में, क्योंकि आप देखें कि जब आर्क क्वेंच हुआ तो ऊपर से भी वायल आ गया, जब मूविंग कांटेक्ट नीचे चला जाएगा इस तरह से कुछ, है ना, तो यहां से भी वायल चला जाएगा अंदर, है कि नहीं। तो नॉर्मल कंडीशन में इसमें वायल ही रहता है, जब ये मूविंग कांटेक्ट नीचे आता है तब यहाँ पे आर्क बनता है, और आर्क उस वायल को डिकम्पोज करता है। जब वायल डिकम्पोज होगा तो गैस बनेगा, गैस 1000 वॉल्यूम बनेगा, 1000 टाइम्स बनेगा। वो गैस इस आर्क की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, बाहर फेंकेगा, और साथ साथ गैस प्रेशर से एक्सियल वेंट्स खुल जाएंगे, गैसेस बाहर जाएंगे और बाहर का गुड डाइलेक्ट्रिक वाला वायल अंदर आएगा। जब मूविंग कांटेक्ट इसको थ्रोट से नीचे आएगा तो यहां से भी वायल अंदर जाएगा इस तरह से। तो कहने का आप कह सकते हैं ग्रेविटेशनल के अपोजिट वाली बात है, बट ऊपर से तो आ ही सकता है। तो इस तरह से जब अंदर में डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वाली वाला वायल आ जाएगा तो री स्ट्राइक आपको नहीं हो पाएगा, ठीक है। फिर री स्ट्राइक नहीं होगा, जब री स्ट्राइक नहीं होगा तो हमारा काम हो गया, ठीक है। अब मेरा ये कहना है कि जो अंदर का वायल, जो यहाँ पर जो वायल, यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन हुआ, आर्क बना, वायल डिकम्पोज हुआ, तो कार्बन पार्टिकल्स भी बने होंगे, लेकिन क्या कार्बन पार्टिकल्स इसके बाहर जा सकते हैं? नहीं, वो इसी में रह जाएंगे, ठीक है ना। तो हमको ये जो अंदर का जो वायल है, इसी वायल को बराबर चेक करते रहना है। यहाँ भी ड्रेन वॉल्व होता है, बनाए नहीं है, यहाँ से भी वायल निकाल सकते हैं आप, यहाँ से भी वायल निकाल सकते हैं, यहाँ से भी वायल निकाल सकते हैं, हर जगह से निकाल सकते हैं आप। तो जो अंदर का, जो ग्लास फाइबर इंक्लोजर के अंदर का जो वायल है, इसकी पीरियोडिक टेस्टिंग जरूरी है ना, क्योंकि गड़बड़ होगा तो ये अंदर वाला ही ज्यादा गड़बड़ होगा। सुन रही बात, ठीक है। और कैसे टेस्टिंग होती है वो भी समझेंगे, लेकिन अब देखते हैं कि जब लार्ज करंट होगा, तब जब फॉल्ट करंट की वैल्यू काफी ज्यादा होगी, तो फॉल्ट करंट की वैल्यू जब काफी ज्यादा होगी तो आर्क का जो हीट है वो काफी ज्यादा होगा, जो अंदर के जो वायल हैं वो डिकम्पोज होकर के गैस में बनेंगे और काफी लार्ज प्रेशर ऑफ गैस क्रिएट होगा। तो वो गैसेस ना सिर्फ इस एक्सियल वेंट को खोल के बाहर जाएंगे, बल्कि रेडियल वेंट्स को भी खोल के, यहां से और यहां से भी रेडियल वेंट्स को खोल के भी ये गैसेस बाहर जाएंगे, ठीक है, और ब्रस्ट होने से बचाएंगे पॉट को, और ये गैसेस बाहर जाएंगे इधर इधर, ठीक है, और रेडियल वेंट से भी बाहर जाएंगे गैसेस, एक्सियल वेंट से भी बाहर जाएंगे। एक्सियल वेंट से बाहर जाएंगे तो बाहर वाला वायल इन करेगा, रेडियल वेंट से बाहर जाएंगे तो ये ग्लास फाइबर इनक्लोजर वाला वायल इन करेगा, ठीक है। आर्क तो क्वेंच हो ही जाएगा, क्योंकि गैस का प्रेशर इतना बनेगा, एनर्जी इतना एब्जॉर्ब करेगा कि आर्क भी क्वेंच हो जाएगा, आपका ब्रस्ट भी नहीं करेगा। और जब आर्क क्वेंच हो गया करंट 0 पे, तो अंदर में वायल मौजूद है जो कि इसको रीस्ट्राइकिंग नहीं होने देगा। हमारा काम भी हो गया, वायल भी कम खर्चा करना पड़ा, वायल भी ज्यादा नहीं खर्चा करना पड़ रहा है, क्योंकि इंसुलेशन का काम कौन कर रहा है? पोर्सिलीन कर रहा है, ठीक है। और जो है अब नीचे वाला आपको बता ही दिए, ये इससे कनेक्टेड नहीं है। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमको ये जो अंदर वाला वायल है इसकी टेस्टिंग करनी होती है बराबर। तो उसके लिए बीडीवी किट आता है, एक स्टैंडर्ड। उसमें क्या होता है, देखिए कि बीडीवी किट में क्या होता है, जनरली एक पॉट होता है, ठीक है ना। इस पॉट में क्या करते हैं हम लोग कि अंदर से, इसके अंदर से वायल को निकाल लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर से वायल को इसमें निकाल लिए, ठीक है। थोड़ा सा उसको मतलब देख के उसमें बबल वगैरह नहीं होना चाहिए। और उस एक पॉट होता है ना, वो बीडीवी किट का ही पॉट होता है, उसमें इसको उसी में निकालते हैं, ठीक है, और उसको रखते हैं इसमें। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगा होता है,
ये इस तरह से पॉट होता है और इनके बीच की जो दूरी है वो होती है लगभग 4 mm। ठीक है, इनके बीच की दूरी कितनी होती है? 4 mm होती है और ये वायर में डिप रहता है पूरा। ठीक है, वायर में डिप है पूरा। मतलब अलग अलग, ऐसा नहीं कि 4 mm वाला ही, अलग अलग टाइप का आता है। एक उसका ये आता है रॉड, उससे 4 mm का मोटा, उससे मेजर करके देखते हैं 4 mm। अलग अलग लिए अलग अलग है, हम आपको 4 mm के लिए बता रहे हैं। और इन इलेक्ट्रोड्स में सप्लाई देते हैं एक ऑटो ट्रांसफार्मर से, जिसकी वैल्यू को हम लोग बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और चेक करते हैं कि 4 mm के लिए 40 किलो वोल्ट अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि 1 मिनट तक ये स्टैंड करता है कि नहीं। एक्चुअली क्या होता है, उसमें वोल्ट मीटर वगैरह लगा हुआ है। आप ऑटो ट्रांसफार्मर से जब बढ़ाएंगे तो आपको वहां मीटर में दिखेगा कि कितना वोल्टेज तक आप ले जाएं। 40 किलो वोल्ट पे ले जाके अगर रुक जाएं और 1 मिनट तक अगर रखे हुए हैं और उसके बीच में अगर कोई भी आपको साउंड नहीं आता है इसके अंदर से, एक्चुअली जब ये कंडक्ट करेगा तो कुछ साउंड करेगा, लाइक मतलब कुछ भी पिक टाइप का या चक टाइप का, इस तरह से, ताकि आप पकड़ लें कि ओ ये साउंड किया मतलब वायर ब्रेक हो गया। अगर 40 किलो वोल्ट है, 4 mm का गैप है और 1 मिनट तक में अगर कोई साउंड नहीं आया है, इसका मतलब वायर का बीडी भी अच्छा है, आप उसको यूज कर सकते हैं। और अगर कोई साउंड आ गया तो इसका मतलब कि वायर में कार्बोनाइजेशन के कारण वायर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम गया है, इस वायर की फिल्ट्रेशन जरूरी है। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से इसको हम लोग चेक करते रहते हैं। तो मेनली अंदर वाले वायर को ही चेक करना होता है और बदलना भी है तो अंदर वाले वायर को ही बदलना है, तो उसका सारा प्रोसेस है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस ब्रेकर को हम लोग वहां नहीं यूज कर सकते हैं, कर तो सकते हैं लेकिन बहुत प्रॉब्लम होगी, जहां पर कि फ्रीक्वेंट ऑपरेशन है, मतलब बहुत ज्यादा ऑपरेशन है। जैसे 33/11 में 11 किलो वोल्ट साइड या इवन 33 किलो वोल्ट साइड, वहां से डायरेक्ट आप कंज्यूमर को देते हैं, वहां पे आप इसको यूज करेंगे तो दिन भर में 10 बार ट्रिपिंग होगी। तो जितनी ज्यादा बार ट्रिपिंग होगी, आप देखिए बहुत ही कम एरिया है और वहां पे रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन, तो भाई कंटिन्यूअसली आपको कार्बनाइजेशन होगा। आप सोचिए ना, बल्क वायल में, मान लीजिए बल्क वायल में अगर एक बार अगर ट्रिपिंग होती है, उससे अगर 1 kg, मतलब 1 kg ज्यादा बोल रहे हैं, बट 1 kg अगर कार्बन अगर क्रिएट होता है तो वो पूरे 10,000 kg में मिल जाता है कि नहीं? और यहां पे तो उसका हम लोग 10% वायर यूज कर रहे हैं, 1000 kg यूज कर रहे हैं, और वहां पर अगर एक ट्रिपिंग में 1 kg अगर कार्बन उसमें जमा हो तो इसका तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत जल्दी गिर जाएगा, है कि नहीं? तो अगर फ्रीक्वेंट ऑपरेशन में आप यूज करेंगे तो आपको बहुत जल्दी इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ चेक करवानी पड़ेगी और अगर कम है तो रिप्लेसमेंट करवाना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? तो मेरा यही कहना है कि जनरली इसको हम लोग फ्रीक्वेंट ऑपरेशन वाले जगहों पर नहीं यूज करते हैं, जहां पर बहुत कम ट्रिपिंग होती है या कम होती है 132 एंड अबव, वहां पे इसको जनरली यूज करते थे। अब तो इसको भी नहीं यूज करते, अब तो सब जगह आ गया, बट समवेयर यू कैन सी दिस। तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट था आपको टर्बुलर का समझना। लोअर करंट पे एक्सियल वेंट ओपन होता है, वायर ऊपर से अंदर आता है, और हाई करंट पे एक्सियल और रेडियल दोनों वेंट्स ओपन होते हैं और वायर आते हैं अंदर में और सारा काम करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट दिस MOCV। इसके अलावा इसमें कुछ और है नहीं, है ना? वायर आपको कम खर्चा हुआ और इस तरह से वायर का क्वांटिटी जो मेन प्रॉब्लम था वो हो गया, इंसुलेशन का काम पोर्सिलिन कर दिया। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। आज का क्लास ये रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे VCB, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। थैंक यू।